हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 17 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर के साथ। डेली करंट अफेयर का पीडीएफ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, जहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाती है। डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है उसमें मैं आपको स्टैटिक जीके का भी बहुत सारा डेटा देता हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। इसलिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना ना भूला करिए। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये भारत का कौन सा राज्य है जहां पर लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित करी गई हैं। तो ये है मध्य प्रदेश रीजन। मध्य प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां पर वहां के एक तरीके से आप बोल सकते हो लेजिस्लेचर में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे ज्यादा रिजर्व सीटें हैं। इसी में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जहां पर एसटी कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी सबसे ज्यादा निवास करती हैं। तो भी आंसर क्या होगा? एमपी। एमपी में बेसिकली गोंड और भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कभी कभी कि भारत में कौन सा राज्य है जहां पर एससी समुदाय के लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये है पंजाब। पंजाब में एससी समुदाय के लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संजीवनी। ये जो संजीवनी प्रोजेक्ट है, ये पशुओं से रिलेटेड प्रोडक्ट है एक तरीके से। और इस योजना के अंतर्गत पशुओं से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज है, उसमें ये राज्य सरकार आपको क्वालिटी एश्योरेंस देती है। मतलब कहने का ये राज्य सरकार का कहना है कि इस परियोजना के अंतर्गत पशुओं से जुड़ी हुई जितनी भी आपको सर्विसेज दी जाएंगी, वो सब टॉप क्वालिटी की होंगी। तो ये है हिमाचल प्रदेश की सरकार। और हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? ये है एसपी शुक्ला। इस टाइम पे यहाँ के गवर्नर है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। और 12 डिस्ट्रिक्ट को अगर मिला दें तो इन सब के अंदर टोटल 44 ब्लॉक हैं इस टाइम पे। तो टोटल यहाँ पर 44 ब्लॉक को टारगेट किया गया है। और हर एक ब्लॉक के अंदर हिमाचल प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सा मोबाइल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। साथ में एम्बुलेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश सरकार इसके लिए एक कॉल सेंटर भी स्थापित करने जा रही है कि अगर आपके घर में पला हुआ कोई भी पशु है, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, आप हर एक पशु के लिए, किसी भी पशु की अगर स्थिति हेल्थ में खराब होती है, तो आप डायरेक्टली कॉल सेंटर पे कॉल करिए और आपके घर में एम्बुलेंस भेज दी जाएगी। इसके अलावा टीकाकरण की भी सुविधाएं इसमें होंगी। कृत्रिम गर्भाधान की भी सुविधाएं होंगी। तो ये सारी फैसिलिटीज पशुओं से रिलेटेड संजीवनी परियोजना के अंतर्गत कवर्ड है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गोंड पेंटिंग के लिए कौन से राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो मैंने आपको बताया ना कि गोंड जनजाति बेसिकली एमपी में ही पाई जाती है। तो ये मूल जनजाति है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में प्राचीन काल से ये जनजाति बसी हुई है। और ये जो पेंटिंग आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ना, इसको गोंड पेंटिंग बोला जाता है। इस पेंटिंग की खास बात ये होती है कि इसमें महीन कारीगरी होती है। आप देख रहे हो यहाँ पर, आप देखिए कितनी महीन कारीगरी है। इधर आप पेड़ की टहनियों तक तो ठीक है, इसके बाद आप पत्तियों में देखिए कितनी महीन कारीगरी है। साथ में गोंड पेंटिंग्स की खास बात ये होती है कि ये जो भी पेंटिंग में बनाते हैं, उसके जो मुंह होते हैं, जो फेसेस होते हैं, चाहे ये लोगों की पेंटिंग बनाए चाहे ये पशु पक्षियों की बनाए, उनके फेसेस को ये अलग अलग कलर से, कलरफुल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो गोंड पेंटिंग है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है और मध्य प्रदेश को फाइनली इसके लिए जीआई टैग मिल गया है। इन पेंटिंग्स का यूज सिर्फ गोंड कम्युनिटी के लोग ही कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर इन पेंटिंग्स को दर्शाना है, जैसे मान लीजिए आप एक डायरेक्टर हैं, आप चाहते हैं आपको मूवीज में दिखाना है इनकी पेंटिंग, तो उसके लिए आपको इनकी एक प्रॉपर कमेटी होती है, उससे आपको मंजूरी लेनी होगी इनकी। मतलब आप ये समझ लो कि इस पेंटिंग का यूज जो गैर आदिवासी कलाकार हैं, अगर उन्हें यूज करना है तो आपको पहले इनकी परमिशन लेनी होगी। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मैंने आपको करीब 15-20 दिन पहले बताया था, एक चावल की प्रजाति है जिसका नाम है नगरी दुबराज। नगरी दुबराज। तो अभी कुछ टाइम पहले नगरी दुबराज चावल के लिए कौन से राज्य को जीआई टैग दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को जीआई टैग मिला है। कांगड़ा चाय के लिए हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है कुछ टाइम पहले। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा राज्य है जिसके पास
हाईएस्ट यूटिलाइजेशन टू रिलीज्ड फंड रेशियो था एमपी लेट्स फंड 2023 के अंतर्गत। यहां पर एमपी लेट्स का मतलब क्या है पहले तो ये जान लो। इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट एंड सर्विसेज रेशियो। अब ये जो एमपी लेट्स है इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर एक राज्य के अंदर जो एमपीज होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनको एक धनराशि प्रोवाइड करी जाती है और वो धनराशि उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट के लिए खर्च करनी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कौन सा राज्य है जिसके अंदर जो एमपीज हैं उनको जो फंड रिलीज किया गया उससे ज्यादा उन्होंने खर्चा है। तो ये है गुजरात। गुजरात इसमें रहा नंबर वन पे। गुजरात के सांसदों को अगर टोटल बात करी जाए तो 66 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई थी। और टोटल अगर देखा जाए इन्होंने खर्चा कितना किया है, 95.77 करोड़ इन्होंने खर्च किए हैं। मतलब सीधे सीधे आप बोल सकते हो 145% ज्यादा खर्च किया गया है। इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जैसे कि झारखंड सेकंड नंबर पे, कर्नाटक थर्ड नंबर पे, चौथे नंबर पे केरल और पांचवें नंबर पे पश्चिम बंगाल। तो ये और भी कई राज्य हैं जहां पर एमपीज ने जितना उन्हें फंड दिया गया उससे ज्यादा लोगों के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया है। और अगर बात करी जाए कि किस राज्य को सबसे ज्यादा पैसा आवंटित हुआ, तो उत्तर प्रदेश रहा नंबर वन पे। उत्तर प्रदेश को 427 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई थी। और उत्तर प्रदेश में सांसदों ने खर्च कितना किया है, 99% इसका खर्च किया है। और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को 341 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई। और तीसरे नंबर पे बिहार है। बिहार को 219 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई थी सांसदों में, एमपी लैट्स के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यहां पर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? तो दरअसल ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत आता है और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा इस बार 35वां संस्करण इसका लॉन्च किया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्या? इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो पुलिस से जुड़े हों, सीबीआई से जुड़े हों, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज से जुड़े हों, चाहे वो नारकोटिक्स के हों, किसी भी डिपार्टमेंट के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको इसके अंतर्गत 5 दिन तक ट्रेनिंग दी गई है। ये ट्रेनिंग सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए डेटास को सिक्योर करने के लिए भी है और पीएसयूज के भी कई सारे आईटी प्रोफेशनल्स ने इसे अटेंड किया है। और जो इसका मेन फोकस था वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर था कि किस तरीके से हम लोग अपने सर्वर्स को बचाएं। आजकल हैकिंग बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर हो चली है और लगातार साइबर अटैक्स भी देखने को मिल रहे हैं कई देशों के बीच में आपस में। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले भी साइबर अटैक्स हो चुके हैं, भारत और चाइना के बीच में भी साइबर अटैक्स हो चुके हैं। अभी आपने देखा कुछ टाइम पहले रशिया और यूक्रेन के बीच में साइबर अटैक हुआ था। तो साइबर अटैक्स आज की डेट में एक दूसरे ही पायदान की लड़ाई है, उसे लड़ने के लिए ये ट्रेनिंग आयोजित करी गई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ये कौन सी संस्था है जिसके द्वारा भारत में पहली बार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का इंडेक्स जारी किया गया? तो ये है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब एनएसई ने ये जो इंडेक्स जारी किया है इसमें दरअसल ये बताया गया है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से आने वाले टाइम पे जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में, उसमें तब्दीली आई है और आने वाले टाइम में और बेहतर उन्हें बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें एनएसई ने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अभी हाल ही में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से किस फार्मा कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो ये वैक्सीन इंडस्ट्री की कांग्रेस थी और इसमें भारत बायोटेक, जो कि पूरे तरीके से भारत की कंपनी है और हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है, इसको सम्मानित किया गया बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से। आपको याद दिला दूं मैं, कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम था कोवैक्सीन, क्या नाम था? कोवैक्सीन। ये भारत बायोटेक ने ही पूरे तरीके से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में ही बनाया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वैक्सीन लिया था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला वैक्सीन नहीं था। या आप सोचो कि वो नाडर साहब की कंपनी वाला नहीं था कोविशील्ड। वो दरअसल यही था, कोवैक्सीन ही था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाया था। इसके अलावा केवल भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया में भारत बायोटेक पहली ऐसी कंपनी है जिसने
नेजल कोविड वैक्सीन भी बनाया, मतलब नाक के थ्रू आप उस वैक्सीन को ले सकते हो, और उसका नाम इन्होंने क्या रखा था? इसका नाम है आई एन कोवैक। आई एन कोवैक। और उसके बाद भारत बायोटेक को एक बार भारत सरकार की तरफ से भी सम्मानित किया गया था। यह जो संस्था है, इसकी स्थापना 1996 में करी गई थी। इसके सीईओ है इस टाइम पे कृष्ण एला। क्या नाम है? कृष्ण एला। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में क्या हुआ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा एक एफिडेविट पोल का रिजल्ट जारी किया गया। इस पोल के तहत यह पता लगा कि पूरे भारत के 29 मुख्यमंत्री जो हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अमीर मुख्यमंत्री कौन रहे। तो इससे पता लगा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन रेड्डी, इनकी संपत्ति टोटल 510 करोड़ की है। ये सबसे ज्यादा अमीर मुख्यमंत्री हैं भारत के इस टाइम पे। और सवाल यह है कि ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनकी टोटल एसेट सबसे कम आंकी गई है, केवल 15 लाख इनकी एसेट आंकी गई है। तो ये है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इनकी जो संपत्ति है, ये इसमें 15 लाख आंकी गई है, जो कि सबसे कम है। अगर टॉप में बात करें तो नंबर 1 पे वाई एस जगन रेड्डी की संपत्ति 510 करोड़। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू रहे, इनकी संपत्ति 163 करोड़ आंकी गई है। तीसरे नंबर पे सबसे अमीर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक रहे, 63 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। अब अगर नीचे से बात करें कि किनके पास सबसे कम संपत्ति है, तो ममता बनर्जी सबसे कम पे रही, 15 लाख की संपत्ति है इनके पास। केरल के पिनाराय विजयन जो है, इनकी 1 करोड़ की संपत्ति है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इनकी भी 1 करोड़ की संपत्ति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 3 करोड़ की संपत्ति है इनकी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इनकी भी संपत्ति 3 करोड़ ही आकी गई है इसमें। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स रैंकिंग के आधार पर यह कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल निवास कर रहे हैं इस टाइम पे? इस टाइम पे वेनेजुएला में है। कहां पर? वेनेजुएला। वेनेजुएला इसमें टॉप पर है। और वेनेजुएला के बाद अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे है पपुआ न्यू गिनी, जहां पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल की तादाद है। तीसरे नंबर पे इसमें रहा है अफगानिस्तान, ये तो जाहिर सी बात है। इसके बाद चौथे नंबर पे साउथ अफ्रीका, और पांचवें नंबर पे हॉन्डुरस। ये पांच वो देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल हैं इस टाइम पे। और सबसे कम क्रिमिनल कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा, जापान। जापान सबसे आखिरी पायदान पर रहा, सबसे कम क्रिमिनल यहीं पर आके गए हैं। और अगर बात करी जाए भारत की, तो भारत की रैंकिंग है इसमें 77वीं, 77th रैंक है भारत की। अमेरिका की रैंक 55 है, और यूके की रैंक, ब्रिटेन की 65 है। मतलब अगर देखा जाए तो इस रैंकिंग के आधार पर अमेरिका और ब्रिटेन में ज्यादा क्रिमिनल्स निवास कर रहे हैं भारत से कहीं ज्यादा। अभी कुछ टाइम पहले ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें भारत की चौथी रैंक थी, अमेरिका ने टॉप किया था। अगला क्वेश्चन है, लगातार मैं 3 दिन से आपको अपडेट दे रहा हूं, कजाकिस्तान में अस्थाना में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 आयोजित करी जा रही है। तो मैं आपको कल ही बोल रहा था कि अभी तक कोई गोल्ड नहीं आया है, अब फाइनली गोल्ड आ गया है। तो भारत ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में पहला अपना गोल्ड मेडल जीत लिया है। और ये गोल्ड मेडल किसने दिलाया है? तो ये हैं अमन सहरावत। इन्होंने 57 kg फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी में भारत को गोल्ड दिला दिया इसमें पहला। टोटल अगर बात करें तो भारत अभी तक 14 मेडल जीत चुका है, 14 मेडल। 14 में से 3 मेंस फ्री स्टाइल मेडल है, 4 मेंस ग्रीको रोमन मेडल है। तो 4 3 7 तो मेंस कैटेगरी में है, और बाकी के साथ विमेंस कैटेगरी में है मेडल। कल मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिया था इसका पूरा डेटा। बाकी अगर अभी भी आपको नहीं मिला है, तो आप डेली की जो पीडीएफ है वहां से आप ले सकते हो, वहां पर भी पूरा डेटा दे दिया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कौन से देश में आयोजित करी गई थी, तो ये ईरान में आयोजित करी गई थी, ईरान की कैपिटल तेहरान में। और इसकी शुरुआत 1979 से हुई थी। ऐसे स्टूडेंट जिनको मेरा टेलीग्राम ऑफिशियल लिंक नहीं पता है, तो आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मेरा टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस की अपडेट होती है, या फिर जितना भी अपडेटेड डेटा होता है या पीडीएफ होती है, वो सब मैं ऑफिशियल टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूँ। कभी कभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पोल भी वहां पर शेयर करता हूँ, इसलिए आप ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में एक कॉफी टेबल्ड बुक लॉन्च करी है, जिसका नाम है
द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कॉफी टेबल्ड बुक का मतलब ये होता है ऐसी किताब जिसमें सिर्फ फोटोज होती हैं, लिखा हुआ कुछ भी नहीं होता है। तो दरअसल ये जो बुक लॉन्च करी गई है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 200 से ज्यादा सालों का इतिहास दर्शाती है। इसमें पिक्चरें लगाई गई हैं इस तरीके से कि आप एसबीआई की जर्नी शुरू से लेकर अभी तक देख सकते हो, किस तरीके से वो बैंकिंग में एक परिवर्तन लेकर आए, किस तरीके से भारत का सबसे बड़ा बैंक बने, और किस तरीके से फाइनेंस टेक्नोलॉजी में भी ये चेंज लेकर आए। आपको पता होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जड़ें काफी मजबूत हैं। पहले ये बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1806 में हुई थी। उसके बाद इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पड़ा ब्रिटिश एरा के टाइम पे, और उसके बाद जाकर 1955 में यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से प्रचलित हुआ। तो दरअसल जो लोग ये समझते हैं कि एसबीआई सिर्फ 1955 में ही एस्टेब्लिश हुआ है, वो गलत है। एसबीआई की स्थापना एक तरीके से 1806 में ही हो गई थी। और एसबीआई के इस टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो दरअसल एसबीआई के कई सारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बट आपको ध्यान रखना है अभी हाल ही में दो जो अपॉइंट किए गए हैं, एक तो कुछ टाइम पहले आलोक कुमार चौधरी अपॉइंट किए गए थे, और एक अभी बिल्कुल हाल ही में 1 महीने पहले ही अश्वनी कुमार तिवारी अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है जलबला वैद्य। अभी हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन थी? लेखिका थी, राजनेता थी, अभिनेता थी, या फिर सोशल वर्कर थी? तो ये एक थिएटर अभिनेता थी, या आप थिएटर आर्टिस्ट इनको बोल सकते हो। और 1968 में इन्होंने थिएटर शुरू किया था, और इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए थिएटर में इनको आंध्र प्रदेश नाट्य अकेडमी ऑनर से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, अमेरिका की तरफ से इनको सिटीजनशिप ऑफ द सिटी ऑफ बेल्टीमोर से भी सम्मानित किया जा चुका है। और सबसे बड़ा इनके करियर में जो अवार्ड रहा, इनको टैगोर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो एक बहुत ही बड़ी कलाकार, या आप बोल सकते हो थिएटर आर्टिस्ट, 86 वर्ष की उम्र में जलबला वैद्य का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य के गवर्नर हैं जिन्होंने ऑनलाइन गेम्स बिल 2022 के गेमिंग एंड रेगुलेशन पर प्रोहिबिशन को मंजूरी दे दी है? तो ये है तमिलनाडु के गवर्नर। और तमिलनाडु के गवर्नर इस टाइम पे कौन है? आर एन रवि। आर एन रवि पहले नागालैंड के भी गवर्नर रह चुके हैं। और इनका पूरा नाम क्या है? कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? चलिए मैं ही बता देता हूँ, इनका पूरा नाम है रविंद्र नारायण रवि। ठीक है, रविंद्र नारायण रवि। अब देखिए, जिन लोगों को याद होगा जो 2022 में भी करंट अफेयर पढ़ रहे थे, तो 2022 में मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने एक बिल प्रस्ताव रखा है कि ये अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग को बैन करना चाहते हैं। ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन गैम्बलिंग, इन सबको बैन करना चाहते हैं। तो अभी तक ये मुद्दा वहां की विधानसभा में चल रहा था। अब फाइनली गवर्नर के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, तो अब ये अपने आप में कानून बन गया है। अब कानून ऐसा है कि अगर तमिलनाडु में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग करता हुआ पाया गया, तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, और उसे 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के ऑनलाइन गैम्बलिंग कराता हुआ पाया गया, तो उसको 1 साल तक की कैद हो सकती है। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से एडवर्टाइज करता हुआ पाया गया, तो उसको 3 साल तक की हो सकती है सजा। ठीक है। तो ये पूरे इस तरीके के प्रावधान बने हुए हैं, और ये इस वजह से जारी किया गया था बिल कि यहाँ का जो युवा वर्ग है, सरकार का मानना है तमिलनाडु के अंदर जो युवा वर्ग है वो आजकल ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग की वजह से कर्जे में डूब रहा है। पहले पैसा हारता है, उसके बाद पैसे को जुटाने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं से, जिसकी वजह से कभी कभी गलत आदत भी पड़ जाती है, पढ़ाई से काफी दूरी हो जाती है, और साथ में डेप्ट में आ जाता है वो युवा। मतलब अभी करियर की शुरुआत ही नहीं हुई है और पहले से ही डेप्ट में आ गया है। तो ये सारी चीजें दूर होनी चाहिए, जिसके लिए फैसला लिया गया। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि ये कौन सी नदी है जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में विवाद चल रहा है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और आने वाले 2023 के लिए जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप 1840 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मुझसे ले सकते हो सिर्फ एग्जाम इंजन से, 390 रुपए में। 1840 ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत होते हैं। यहाँ पर फुल लेंथ मॉक, सब्जेक्ट वाइज मॉक, टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज हर तरीके के आपको मॉक मिल जाते हैं।
पॉलिटी का मेरा रिकॉर्डेड बैच भी आप ले सकते हो। ऐसे स्टूडेंट जो एमटीएस देने जा रहे हैं, आपके पास अभी भी ऑप्शन खुला है। आप पूरा बैच मात्र 300 रुपए में ले सकते हो, या सिर्फ जीएस जीके का केवल 101 रुपए में ले सकते हो। इसके अलावा जो न्यू बैच है, जो कि अभी 12 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 12 अप्रैल से, वो भी चल रहा है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की मदद से आप 2023 में कोई भी एग्जाम जीएस में बहुत आसानी से निकाल सकते हो। करंट अफेयर की मैगजीन के लिए आप पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। हर महीने के आखिर में आपको मंथली मैगजीन इसमें मिल जाती है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।